हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। आज हम जो फिजिक्स का चैप्टर रिव्यू कर रहे हैं वो है एसएचएम। मैं पूरा चैप्टर जेई मेन और एडवांस स्टूडेंट और नीट स्टूडेंट के लिए पूरा रिवाइज करूंगा, पूरी फिजिक्स का। जेई स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के भी मैं पूरे फुल लेक्चर्स को अपने अपलोड करने वाला हूं। तो बने रहिए चैनल के साथ। बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाजू में जो बेल बटन है उसको प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिजिक्स जिसका मैं आज लेक्चर शुरू कर रहा हूं वो है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आए दिनों काफ़ी पेपर्स में इसके काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं, मेंस में भी और एडवांस में भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छे से इसमें क्लियरिटी की ज़रूरत भी होती है। चलिए चैप्टर के बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक्स करेंगे, फिर उसके साथ में उसके न्यूमेरिकल को ऐड करेंगे, फिर उसके डिफरेंट केसेस को हम स्टडी करेंगे। अभी तक जिस मोशंस के बारे में हमने पढ़ा था वो मोशंस ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होते, मोशन विद ए स्पेसिफिक टाइम। अब जो हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं वो ऐसे मोशंस हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर देंगे। अगर कोई मोशन हो रहा है, लेट अस सपोज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, वो सेम की सेम एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद रिपीट होता जाता है। हमारे घर में वॉल क्लॉक होती है, उसमें आवर हैंड, मिनट हैंड, जो भी तीनों हैंड्स हैं वो आपको देखेगा कि एक मोशन हमेशा उनका सर्कुलर ही हो रहा है और वो मोशन को वो बार बार एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद रिपीट करते हैं। ऐसे मोशन जो अपने मोशन के पाथ को, मोशन को एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद रिपीट करते जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ऐसे मोशन जो अपने आप को एक टाइम के बाद रिपीट करते जाएं, उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इसलिए इसके नाम में भी पीरियोडिक आता है, क्योंकि एक पीरियड के बाद ये रिपीट करते जाते हैं और उसी पीरियड को हम बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। इसके मैथमेटिकल पैरामीटर्स पे चलेंगे। तो ये है वो मोशन जो अपने आप को स्पेसिफाइड टाइम के बाद रिपीट करेगा। पीरियोडिक मोशन को हम पहचाने कैसे? पीरियोडिक मोशन को पहचानने के लिए आपको उसकी जो इक्वेशन दी होगी वो इक्वेशन या तो साइन में होगी या कॉस में होगी या दोनों के कॉम्बिनेशन में होगी। उस इक्वेशन से ही आप पहचान सकते हैं कि ये एक पीरियोडिक मोशन है। जैसे आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, या फिर मैं चाहूँ तो ये लिख दूँ a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन 2 ओमेगा टी। और बहुत सारी इक्वेशंस आप लिख सकते हैं, लेकिन इक्वेशन साइन कॉस में या फिर उनके कॉम्बिनेशंस में होंगे तो वो पीरियोडिक मोशन आपके कहलाएंगे। तो ये एसएचएम को समझने के लिए पहला पार्ट हुआ। पीरियोडिक मोशन होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बॉडी को सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए पहले उसको एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करना होता है। अगर इसी चीज में मैं ऐड कर दूं कि इफ दिस पीरियोडिक मोशन एक मीन पोजीशन के अबाउट हो, अगर यही पीरियोडिक मोशन किसी मीन पोजीशन के अबाउट हो तो वही मोशन बन जाता है ऑसिलेशन। वही पीरियड बन जाता है ऑसिलेशन, या फिर आप इसको वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। तो कोई भी पीरियोडिक मोशन, अभी जो पीरियोडिक मोशन था वो किसी मीन पोजीशन के अराउंड नहीं हो रहा था। हमने जो एग्जांपल लिए, सन रोटेट अबाउट द अर्थ रोटेट अबाउट द सन, तो वो एक एक्सिस के अराउंड हो रहा था जो अपने मोशन को रिपीट करता था। लेकिन उस मोशन में अगर एक और चीज ऐड कर दें पीरियोडिक में कि नहीं भाई वो मीन पोजीशन के अबाउट हो, तो वो मोशन हो जाते हैं ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। ऑसिलेशन वाइब्रेशन जो मैं दो नाम लिखे हैं, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ फ्रीक्वेंसी का है। स्मॉल फ्रीक्वेंसी वालों को हम ऑसिलेशंस बोल देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी मोशंस को हम वाइब्रेशन बोल देते हैं। बाकी फिजिक्स में, कैलकुलेशन में इसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब मीन पोजीशन को जो मैंने इंट्रोड्यूस किया, वो मीन पोजीशन होती क्या है? एक ऐसी पोजीशन जहां पर फोर्स और एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो होना चाहिए। जिस पॉइंट पर बॉडी पे रिस्टोरिंग फोर्स लगती है वो अगर फोर्स जीरो है, दैट पॉइंट और दैट पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन। तो कोई भी पीरियोडिक मोशन अगर मीन पोजीशन के अबाउट हो रहा है
दैट विल कन्वर्ट इनटू ऑसिलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशंस नहीं होते हैं, बट सारे ऑसिलेशंस पीरियोडिक मोशन होते हैं। इससे हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ये पीरियोडिक मोशन है, अगर ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियोडिक मोशन, तो ये जो चीज हो जाएगी ये हो जाएगी ऑसिलेशंस। कि सारे पीरियोडिक मोशंस ऑसिलेशन नहीं हो सकते, लेकिन सारे ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशंस में मीन पोजीशन का फैक्टर ऐड होते ही जहां पर फोर्स जीरो होती है, हम पहुंच जाते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन पर, जिसको हम हार्मोनिक्स के फॉर्म में समझेंगे। हार्मोनिक्स वर्ड्स आपका म्यूजिक से आता है, सारे गामा पा धा नी सा, और फिर उसको रिपीट करते हैं, उसके आगे नहीं जाता है। तो उसी हार्मोनिक में अगर आप एक चीज और ऐड कर देते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, यहां पर जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो है रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे स्प्रिंग में होती है। रीस्टोरिंग का मतलब होता है अपनी पोजीशन को वापस पाने के लिए जो फोर्स लगती है, रीस्टोर। हम रीस्टोर करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्सेस। रीस्टोरिंग फोर्सेस जैसे कि नाम है, तो ये हमेशा अबाउट द मीन पोजीशन ही एक्ट करेंगी। ये हमेशा चाहेंगी कि बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आया जाए। तो जैसे ही बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाएगी, तो वहां पर रीस्टोरिंग फोर्सेस मैक्सिमम हो जाएंगी। रीस्टोरिंग फोर्सेस जीरो होती हैं मीन पोजीशन पर और मैक्सिमम हो जाती हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर। वहां पर एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेस्ट। इस पॉइंट्स के बारे में मैं काफ़ी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काफ़ी लैंग्वेज में आपको घुमाएंगे जी एडवांस इंपॉर्टेंटली, और जी मेंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये आपको इस लैंग्वेज में घुमा सकते हैं। तो जैसे ही आप एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचते हैं, रीस्टोरिंग फोर्सेस जो बॉडी पे लग रही हैं वो मैक्सिमम हो जाती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है जो बॉडी को वापस लाना चाहता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, सिंस मैंने रीस्टोरिंग बोला है तो मैंने माइनस साइन नहीं लगाया। अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा मैथमेटिकली तो मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इट इज अ रीस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। वो माइनस साइन यहां रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, तो वही ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन को आप बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो यहां से शुरू होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए आपको तीन कंडीशन में होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि वो मोशन ऐसा हो जो फिक्स पीरियड के बाद रिपीट होता हो, मतलब वो पीरियोडिक मोशन हो। सेकंड, वो ऑसिलेटरी मोशन हो, मतलब अबाउट द मीन पोजीशन हो रहा हो। और तीसरी कंडीशन, अगर रिस्टोरिंग फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, then it will become the simple harmonic motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन ये भी आएंगे, हम इसको बाद में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी हम पूरा फोकस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल पैरामीटर्स आएंगे या जो भी डिटेल्स हैं उस पर हम फोकस करते हैं। तो यहां पर मुझे समझ में आ गया ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं कैसे करता हूं? तो उसमें मुझे मान लो मेरा y के अराउंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मैं पहले ही सीख चुका हूं कि पीरियोडिक मोशन की, ऑसिलेटरी मोशन की और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रहती है वो साइन, कॉस और इनके कॉम्बिनेशन में आएगी। तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी plus phi is the simple mathematical equation to represent simple harmonic motion। ये सबसे बेसिक इक्वेशन है और कंप्लीट इक्वेशन है टू रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें काफी सारे मैथमेटिकल पैरामीटर्स आ रहे हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आया आपका कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। कैपिटल ए क्या है? एम्पलीट्यूड।
SI यूनिट मीटर्स, क्योंकि ये डिस्टेंस है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पेंडुलम। एक पेंडुलम है, सीलिंग से एक थ्रेड लिया वेटलेस, यहां पर बॉब लटका दिया। अब ये यहाँ पे जाएगा, फिर वापस आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें ये जो पॉइंट बनाया है बॉब का, ये है आपका मेन पोजीशन। फिर ये यहाँ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन हैं ये दोनों, इसको नाम दे देते हैं ए और बी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड, जो दोनों डायरेक्शन में सेम होता है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉडी कर रही है फ्रॉम मेन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड, और वो डिस्टेंस लीनियर में लेना है, कर्व में नहीं लेना होता है आपको। आप देखेंगे तो कर्व बन रहा है, आपको डिस्टेंस लीनियर में लेना है, जो एम्पलीट्यूड होता है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स जो होती है ना, वो आपको न्यूमेरिकल क्रैक करने के लिए, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है ना, उसको इन्हेंस करने के लिए, वहां पर आप कंफ्यूज ना हो। वर्ड्स कई बार ऐसे मिलते हैं कि चीज़ हमें आ रही होती है, बट डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है जिससे हम न्यूमेरिकल को क्रैक करने के लिए डिसीजन लेते हैं, व्हेन रियली गुड न्यूमेरिकल बनाया गया हो। लीनियर डिस्टेंस होता है एम्पलीट्यूड, और इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आपका मेजर किया जाएगा। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बाद सेकंड फैक्टर आ रहा है ओमेगा। ओमेगा आपकी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, जिस भी नाम से आप उसको पुकारना चाहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मच एंगल इट स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। जैसे हमने रोटेशनल मोशन में भी देखा था, थोड़ा गला खराब हो रहा है सो वैसे काफ़ी लेक्चर हो गए तो खराश आ जाती है गले में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जैसे रोटेशनल मोशन में भी हमने देखा था, इट इज ए सिनोनिम्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। जो लीनियर मोशन में वेलोसिटी का काम होता है वो एंगुलर, और रोटेशनल, ऑसिलेटरी और सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा का काम होता है। कितना एंगल स्वेप्ट करता है पर यूनिट टाइम, जिसकी बेसिकली डेफिनेशन बोलती है डी थीटा बाय डी टी। इसका एसआई यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। एसआई यूनिट जो होगा इसका वो होगा रेडियन पर सेकेंड। रेडियन जो होता है एंगुलर की एंगल की एसआई यूनिट होती है। उसके बाद हम ओमेगा के दो फॉर्मूले पे चलते हैं, 2 पाई बाय कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई एन। कैपिटल टी जो मैंने यूज किया है ये है इसका टाइम पीरियड। जैसे कि हमने देखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होना चाहिए, मतलब वो मोशन एक टाइम के बाद रिपीट होंगे, वही टाइम जो मैंने बताया वही होता है टाइम पीरियड। एक पूरी कंप्लीट साइकिल करने के लिए जो टाइम आपको लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है ये, आप पहले मेन पोजीशन पे थे, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे गए, फिर दोबारा आप मेन पोजीशन पे आए, उसके बाद आप फिर एक्सट्रीम ऑन द अदर साइड गए, और फिर आप वापस मेन पोजीशन पे आ गए। मोस्टली साइन एंड कोसाइन में ही हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशंस को। तो जो भी ग्राफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बनेंगे वो सिर्फ साइन और कोसाइंस के बनेंगे, जो आपको यहां दिख रहे हैं। यहां पर मैं स्टूडेंट्स की थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। कई स्टूडेंट को लगता है, कड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर हम डिस्प्लेसमेंट को साइन में शो करें या कोसाइन में शो करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके कैलकुलेशंस पर, ये आप बात गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल अपने माइंड में स्टोर करिए। चाहे आप y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से रिप्रेजेंट करें या y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसएचएम को। एसएचएम का जो डिटेल्स है, मैथमेटिकल्स है, आंसर्स हैं, वो कहीं चेंज नहीं होंगे। तो फिर क्वेश्चन आता है सर ऐसा क्यों, हम कैसे डिसाइड करें? तो डिसाइड करने के लिए एक फैक्टर होता है कि अगर बॉडी मेन पोजीशन से ही स्टार्ट हुई है सिंपल हार्मोनिक करना तो आप साइन यूज कीजिए, अगर मेन पोजीशन के अलावा कहीं और से स्टार्ट हुई है तो आप कॉस यूज कर लीजिए। इतना सिंपल डिफरेंस है। आप मेन पोजीशन से स्टार्ट करें, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करें, या उनके बीच में कहीं पर भी स्टार्ट करें, सिंपल हार्मोनिक मोशंस को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, उनकी मैथमेटिकल इक्वेशन को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ये कुछ डिटेल आप याद रखिए।
कहीं से भी आप स्टार्ट करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट साइन में शो करिए, अदर देन मीन पोजीशन करते हैं तो आप कॉस में शिफ्ट हो सकते हैं, तो भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए, तो यहां हमने समझा टाइम पीरियड, एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, पूरा एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए। अगर यही ग्राफ कॉस का होता तो कॉस का ग्राफ हम ऐसे बना देते, ये आगे आधा इधर और आधा इधर, ये हो गई कंप्लीट साइकिल। तो आप साइन में जाएं या कॉस में जाएं, एक कंप्लीट साइकिल को जो भी टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। फिर आते हैं ओमेगा इक्वल टू 2πn भी होता है। एन मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। मतलब आप किसी में भी बात में बोले उसका मतलब ये होता है एक सेकंड के टाइम में उस बॉडी ने कितने वाइब्रेशन किए, कितने ऑसिलेशंस किए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर कोई बॉडी एक सेकंड में 10 कंप्लीट साइकिल कर रही है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 10, उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 10। अगर एक बॉडी ने 10 साइकिल 20 साइकिल कंप्लीट कर दिए, 20 साइकिल कंप्लीट कर दिए एक सेकंड टाइम में, तो वो उसका हो गया फ्रीक्वेंसी 20। फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है पर सेकंड, लेकिन इसको हम हर्ट्ज में लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है HZ, इसको हम लिखेंगे हर्ट्ज में। कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाम से दे दिया जाता है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी ही बोला गया है, आप उसको ओमेगा मत लें। ओमेगा आएगा 2π मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है जी, तो ये इसके इंपॉर्टेंट मैंने जो पैरामीटर्स बताए, एम्पलीट्यूड, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो इस इक्वेशन में मैं अब पार्ट्स को डिस्क्राइब करता हूं अलग अलग फॉर्म से। y क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। a क्या हो गया, एम्पलीट्यूड जो अभी हमने किया, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू स्मॉल टी, दैट इज द टाइम, जितने टाइम में आप किसी भी इंस्टेंट के टाइम को वहां रखते हैं, फाई। तो यहां पर जो नेक्स्ट क्वांटिटी आई ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या होता है, ये होता है फेस। मैं इसको अभी समझाता हूं, और इसमें जो फाई दिया हुआ है वो है फेस कांस्टेंट। अच्छा, यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसमें मिस हो गया है, मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये एक बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, वो चाहे सिंपल पेंडुलम हो, मास स्प्रिंग सिस्टम हो, कोई भी बॉडी हो, हॉरिजॉन्टल SHM हो, वर्टिकल SHM हो, कैसा भी हो, ओमेगा, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ दैट बॉडी। वो आपकी फोर्स एक्स्ट्रा लगाने से कभी चेंज नहीं होंगे जब तक कि वो बॉडी चेंज नहीं होगी। इस बात को प्रूव करने के लिए एक काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था, आई डोंट नो 2019 में आया था या कब। एक सिंपल पेंडुलम की बॉडी ली उन्होंने, और उन्होंने बोला था, सिंपल पेंडुलम नहीं, उन्होंने बोला था कि एक बॉडी है जो हॉरिजॉन्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। हॉरिजॉन्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, और ये इसकी हो गई मीन पोजीशन। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में होने वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें यह बोला था किसी एक पॉइंट P पर मैंने उसको एक इंपल्स दिया। इंपल्स मतलब होता है बहुत हाई फोर्स फॉर ए स्मॉल टाइम के लिए। उसके बाद उन्होंने अपना न्यूमेरिकल फ्रेम करना शुरू किया। तो उस न्यूमेरिकल की जो कॉन्सेप्चुअली ब्रेकआउट था, जिसको स्टूडेंट को पकड़ना था, वो ये था कि आप कितना भी फोर्स एक्स्ट्रा लगा दें, इंपल्स उसको दे दें, ओमेगा, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, वो इफेक्ट नहीं होंगी, वो रिमेन्स अनचेंज रहेंगी। ये आप याद रखिए, जब तक आपने वो बॉडी चेंज नहीं की है तब तक ये तीनों क्वांटिटी चेंज नहीं होंगी। कौन कौन सी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड।
तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहां पर आप एक फोर्स एक्स्ट्रा लगा देते हैं अलग से फॉर ए मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, और फिर न्यूमेरिकल फ्रेम होता है। आप इस न्यूमेरिकल को क्रैक करने के लिए जो ब्रेक थ्रू होता है जिस पे आप न्यूमेरिकल बेस करते हैं, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी विल नॉट गोइंग टू चेंज। अगर ये चेंज नहीं हो रही है तो ओमेगा चेंज नहीं होगा। अब आते हैं हम वापस इन क्वांटिटीज को समझने के लिए, जो मैंने आपको बोला फेस एंड फेस कांस्टेंट। फेस जो होता है, फेस आपको क्या बताता है? फेस अगर आप देख सकते हैं तो एक टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें स्मॉल टी का फैक्टर आ रहा है, मतलब ये एक टाइम डिपेंडेंट है। हर पॉइंट हर उस पर चेंज होता जाएगा जैसे जैसे टाइम चेंज होगा। तो एग्जैक्टली फेस ना बोलते हुए हम इसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करते समय इंस्टेंटेनियस फेस, कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या फेस था। फेस हमें क्या बताता है? फेस हमें उसका इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट शो करता है। फेस किसी भी इंस्टेंट पे हमें उसका डिस्प्लेसमेंट शो करता है कोई बॉडी का। दूसरा फैक्टर आता है फेस कांस्टेंट। फेस कांस्टेंट आपको बताता है उसकी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है मीन पोजीशन से स्टार्ट किए, एक्सट्रीम से स्टार्ट किए, या कहीं बीच में से कहीं पे स्टार्ट किए। ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती है फेस कांस्टेंट से, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। फेस चेंज होता है क्योंकि उसमें टाइम का फैक्टर है। क्लियर है? चलिए, अब हमने इन पूरी इक्वेशन को समझ भी लिया अच्छे से और हम देख भी लिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। अब हम चलते हैं इनके और मैथमेटिकल पैरामीटर्स पर। दो बॉडी के बीच में, अगर दो बॉडी हैं साइमल्टेनियसली डूइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे? तो उनके बीच में फेस डिफरेंस आएगा आपको, उनके बीच में आएगा फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है दिस माइनस उस बॉडी के फेस को, और उन दोनों का जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस को इजीली कैलकुलेट करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है 2 पाई करस्पॉन्डेंट टू 1 टाइम पीरियड। एक कंप्लीट साइकिल जब आप कर लोगे, अगर आपका एक कंप्लीट साइकिल का डिफरेंस आता है जो एक टाइम पीरियड में होगा, उसमें जो आपका फेस डिफरेंस है वो 2 पाई होगा। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर कोई एक बॉडी ऑलरेडी यहाँ पर है और दूसरी बॉडी ने यहाँ पे स्टार्ट लिया इनिशियल से, तो उनके बीच में 2 पाई का फेस डिफरेंस ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि वो एक कंप्लीट साइकिल कर चुका है। आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आपको इजीली फेस डिफरेंस निकालना आ जाएगा। फेस डिफरेंस के बाद जब आप पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो यही चीज को मैं लिख दूंगा 2 पाई इज लैम्डा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव और वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड लैम्डा। 2 पाई का फेस डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा का पाथ डिफरेंस। उससे पाथ डिफरेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है? फेस डिफरेंस था, उनके बीच में एंगुलर डिफरेंस क्या है। पाथ डिफरेंस मतलब क्या? उनके बीच में लीनियर डिस्टेंस का कितना डिफरेंस है जब दो बॉडी साइमल्टेनियसली सिंपल हार्मोनिक मोशंस कर रही हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं। इसके क्वेश्चन काफी अच्छे फ्रेम होते हैं। अगर जी एडवांस के क्वेश्चन में शेयर करूंगा, काफी टफ क्वेश्चंस हैं, काफी टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में। अगर आपके कॉन्सेप्ट राइट हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपका ऑब्जर्वेशन स्किल वो चेक करेंगे। मैं आपको उसको लिखा हुआ है मैंने, मैं क्वेश्चन आपको अभी दिखाता हूं। ये है वो क्वेश्चन जिसमें वो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल को शेयर कर देखते हैं कि आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं। ये वो क्वेश्चन था। ये मैं सॉल्व इसके जैसे 10 और क्वेश्चंस हैं जी एडवांस में आए हुए, वो मैं आपके साथ जब लेक्चर कंप्लीट कर लूंगा ये वाला, तो मैं टाइम टाइम पे जिन जिन टॉपिक पे बेस्ड होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, वो बीच बीच में आपके लिए सॉल्व करूंगा। क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वो सिर्फ थ्योरी कवर करना नहीं है। थ्योरी का जो असली ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप कितना बिल्डअप हो गए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में। इसलिए थ्योरी की डिटेल्स को बिल्कुल मिस ना करें।
ये छोटी सी चीज़ है, ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब वो न्यूमेरिकल में काफ़ी टफ लैंग्वेज में बन के आती है तो आप समझ नहीं पाते। अब थोड़ी स्मार्टनेस लैंग्वेज जो जी एडवांस में इस न्यूमेरिकल में यूज़ की गई थी। बॉडी इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पोजीशन, बॉडी इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पोजीशन। अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, ये उसकी ओ इसकी मीन पोजीशन है, तो आप देखेंगे जो इस ए और बी एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, इन पॉइंट्स को कई बार वो डायरेक्टली ना देते हुए बोलते हैं बॉडी इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पोजीशन। तो ए और बी जो पोजीशंस हैं वो कई बार उसको शो करेंगे इंस्टेंटेनियस रेस्ट पोजीशन बोल के। बॉडी यहां रुकती नहीं है, एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट आता है, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर वेलोसिटी जीरो होती है, यहां पर पूरी एनर्जी पोटेंशियल होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी होती है, नो वेलोसिटी। तो इस पॉइंट्स को, ए और बी पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट्स एट विच वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ही इन्होंने इसमें ऐड कर दिया इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेस्ट। तो ये पॉइंट्स पे आपको वो खेलेंगे, तो आप उन पॉइंट्स को अपने मन में बिठा के रखें कि क्या हो रहा है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा स्मार्टनेस है, आप याद रखिएगा पॉइंट्स को। बाकी बॉडी कहीं पे भी स्टार्ट हो, बॉडी यहां से स्टार्ट हो, यहां से एक्सट्रीम पोजीशन से, यहां से मीन पोजीशन पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कैलकुलेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, सेम इक्वेशन ही जाएगी। अब हमने देखा एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, जो हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके होते हैं। सिंपल हार्मोनिक होने के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्सेस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं डिस्प्लेसमेंट के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट लगा लिया जिसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। ये हो गया आपका फोर्स कांस्टेंट। ठीक है जी, और इसमें अगर मैं मास का डिवाइड कर दूं तो यही चीज आ जाती है एक्सेलरेशन जो आप यहां देख रहे हैं। तो के बाय एम जो लिखा हुआ है वो ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है। आगे जाके यही चीज आप स्प्रिंग में देखेंगे तो आप देखेंगे ओमेगा का फॉर्मूला यहीं से डिराइव होता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे। उसके पहले मैं एक बार और रिव्यू कर दूं, मैंने अभी आपको एसएचएम का बेसिक्स बताए, एसएचएम पीरियोडिक मोशन से ऑसिलेटरी से एसएचएम कैसे आया और क्या क्या कंडीशन फुलफिल हुई एसएचएम होने के लिए। मैथमेटिकली आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उनका मीनिंग क्या है। मीनिंग इन द सेंस सिर्फ उनका नाम नहीं, उनका जो प्रैक्टिकल मीनिंग है कि वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है या इनिशियल पोजीशन शो कर रहा है, साइन में शो करना है कि कॉस में, वो सब मैं बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे। मैथमेटिकल एस्पेक्ट लेने के लिए अगर आप देखेंगे तो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस साइन सो दैट की इट एज अ रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन विच ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो सबसे पहले यहां से चलते हैं एक बेसिक इक्वेशन लेके, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर रहता है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगा। तो बेसिक जो कैलकुलस का पार्ट है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वो उनको पता होता है। तो जब मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, ए तो कांस्टेंट है एज इट इज, साइन का डिफरेंशियल हो गया कॉस, ये एज इट इज उसका एंगुलर पार्ट। अब इसमें जो ओमेगा है वो आगे मल्टीप्लाई होगा, जी वाले स्टूडेंट इजीली समझ जाएंगे और नीट वाले भी, क्योंकि उन्होंने बेसिक मैथमेटिकल का कैलकुलस सीखा हुआ होता है। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी dy बाई डी टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इन द जनरल फॉर्म। अब अगर आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में एक फेज डिफरेंस आ जाता है पाई बाई 2 का।
वो साइन में है, ये कॉस में आ रहा है। साइन और कॉस में जो फेस डिफरेंस है वो है पाई बाई 2 का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो वहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये मैं आगे ग्राफ में क्लियर करता हूं। इसको पहले एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो dv बाई dt आ गया, जो है एक्सेलरेशन, और वो क्या आएगा? कॉस का साइन। ए और ओमेगा कांस्टेंट हैं, वैसे ही रख दिए। कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अंदर जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है वो आगे मल्टीप्लाई में आता है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर। देखिए माइनस साइन आ गया, विच शोज दैट इट इज ए रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन विच एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब आपको मैं बोल रहा था, फेस डिफरेंस वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में आप एक्यूरेटली देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में जो फेस डिफरेंस आया है वो पूरा पूरा पाई का आया हुआ है, मतलब पाई बाई 2 में नेगेटिव साइड है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो फेस डिफरेंस आ गया है वो आ गया है पाई बाई 2 का, क्योंकि साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पाई बाई 2 का फैक्टर चाहिए होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, तो साइन ग्राफ बनेगा मेरा। ये उसका एम्पलीट्यूड होगा, ये उसका पूरा साइन कर्व बन गया। लेकिन अगर मैं इसी में वेलोसिटी का बनाऊंगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो आप देखेंगे कॉस ग्राफ है, यहां से शुरू होगा और फिर जाएगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं इसका इनिशियल पॉइंट और इसके इनिशियल पॉइंट में ये जो डिफरेंस आया है ये है पाई बाई 2 का। ग्राफ में आप कैसे निकालेंगे किसका कितना एंगुलर डिफरेंस है वो मैं यहां शो कर देता हूं। ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये इसमें एक और पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा फिर 2 पाई। इस तरह से आप एंगल मेजर करते हैं। टाइम पीरियड में देखेंगे तो पूरे साइकिल का है t, तो आधी साइकिल का t बाई 2, यहां तक का t बाई 4, ये t बाई 2, ये एक और इसमें ऐड हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपका डायरेक्टली t। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ऐड करना होता है टाइम पीरियड में, और आपको फेस जो आप एंगल देखते हैं इस एंगल में। तो मैंने ग्राफ में देखा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैंने देखा इन दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो है पाई बाई 2। ऐसे क्वेश्चंस नीट में काफ़ी बनते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज होकर गलती कर जाता है, जबकि ये आपके लिए कैंडी मार्क्स होते हैं, मतलब आपको आराम से मिलने वाले मार्क्स होते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स को मिल भी जाते हैं। तो बिल्कुल गलती ना करें। अब आते हैं तीसरे ग्राफ पे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम निकालने के लिए मैं थोड़ा रब कर लेता हूं यहां से। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो मैंने देखा ग्राफ तो साइन में है लेकिन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट था, पहला लोब ऊपर गया था, इसका पहला लोब नीचे आएगा और फिर ऐसे जाएगा। तो इसका इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, डायरेक्शन इज डिफरेंट। जब उसका मैक्सिमा उस साइड में होगा तो इसका मैक्सिमा इस साइड में आएगा। सिंपली आप दोनों ग्राफ को कंपेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी होता है, लेकिन वेलोसिटी 0 होती है। ये अभी हम डिस्कस करते हैं। आई होप ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। लेक्चर के दौरान जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि एज्यूम कर लेते हैं टीचर कि यार इस चीज़ को पता होगा, वो छूट जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं जो आपको लेक्चर में फील हो रही है कि सर थोड़ा और ज़्यादा डिटेलिंग में करें। जैसे मैंने वो ग्राफ के पाई बाई 2 t बाई 4 लिखा ग्राफ पे, कई स्टूडेंट्स ने वो डिमांड की थी कि सर आप ये लिखा करो छोटी छोटी डिटेल्स। नो प्रॉब्लम, मैं लेक्चर उन सब के लिए बनाता हूँ, एवरेज स्टूडेंट्स टू
हाई क्लास वन, जिनकी रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं और जिनकी रैंकिंग के चांसेस कम हैं। मेहनत दोनों को बराबर करनी है। आप भी हार्ड वर्क करके यहाँ से ये डिस्टेंस को जो है कम कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं। क्योंकि मेरा बिलीव हमेशा है, ए वेल प्लान्ड स्टूडेंट इज ऑलवेज बेटर देन एन अनप्लान्ड इंटेलिजेंट। ये आप बात हमेशा याद रखिएगा। ये हर साल प्रूव होती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर एक वेल प्लान्ड एवरेज स्टूडेंट है, वो काफ़ी अच्छा है अनप्लान्ड इंटेलिजेंट से, क्योंकि आपके पास वो डायरेक्शन है, डेडिकेशन डेवलप्ड हो जाता है और आप अपना एक पाथ को पूरा सिंक्रोनाइज करते हुए चलते हैं। चलिए लेक्चर पे वापस आते हैं। तो लेक्चर में हमने ग्राफ ड्रॉ करके देखे। अब यहाँ पर एक बार क्वेश्चन आया था ग्राफ पे ही, तो ग्राफ को समझने में अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से एक अलग से ग्राफ का बना दूंगा। ग्राफ बहुत आते हैं पहचानने के लिए। एक बार क्वेश्चन आया कि सर वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो मैं कैसे करूंगा। तो मैं देखता हूं वेलोसिटी की एक इक्वेशन तो मैंने निकाल के रखी हुई है। मैं एक इक्वेशन और निकालता हूं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। मैंने लिखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये मुझे मिलता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से। अब मैंने एक्सेलरेशन की जगह dv बाई dt लिख दिया। सभी लोग जानते हैं एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, जिसको डिफरेंशियल में dv बाई dt लिखते हैं। ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। dv बाई dt को अब मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के लिए dt उधर लेके नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर x का कंपोनेंट है। तो मैं क्या करता हूं, इसी में मैं dx का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने dv बाई dt में dx को मल्टीप्लाई और dx को डिवाइड किया। तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया। मैथमेटिकली दिस थिंग कैन, ये चीजें अलाउड रहती हैं। अब मैंने देखा जो dx बाई dt होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। तो ये आ गया v, ये dv, और मैं dx का कंपोनेंट उधर ले जाऊंगा। अब मुझे इंटीग्रेट करने में कन्वीनियंस आ गया, क्योंकि x के साथ dx का कंपोनेंट आ गया। अब मैं यहां लिखूंगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो मैंने दोनों साइड्स को इंटीग्रेटिंग का फैक्टर लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। v का इंटीग्रेशन, नीट वाले स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बेसिक मैथमेटिक्स जो यूज़ होता है, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल, उसका वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भी अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत हो आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मोबाइल का नंबर छोड़ के रखता हूँ। वी स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे देखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, जैसा मैंने पहले ही बताया सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू। तो ये आ गया इंटीग्रेशन के बाद। लेकिन इंटीग्रेशन में हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर c। अब c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो आप उसके बिना कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहले आपको वो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वेलोसिटी जीरो होती है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि जब भी बॉडी इंस्टेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। इसलिए हमने पहले इसी लेक्चर में पहले उसको इंस्टेंटेनियस रेस्ट पोजीशन कहा था। तो मैंने x इक्वल टू a रखा मैक्सिमम पोजीशन के लिए। a मतलब कैपिटल A अपन यूज कर रहे हैं। और उस केस में वेलोसिटी जीरो होती है। यही फैक्टर मैं जब यहां रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा 0/0, और यहां पर x की जगह a रख दूंगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई टू प्लस c। तो मुझे यहां से इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। मुझे यहां से इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई है। वही इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा।
और उसको रखने के लिए मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से रब कर लिया जाए, यहाँ लिखने में काफ़ी इजी हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपको नोट भी करनी होंगी। आपको अगर वेल डिज़ाइन नोट्स भी चाहिए, मैं काफ़ी हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ। हैंड रिटन नोट्स को ही मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ। काफ़ी अच्छे नोट्स होते हैं, उसमें अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, माइंड मैप्स होते हैं, फॉर्मूला लिस्ट होती है, चेकलिस्ट होती है, न्यूमेरिकल में जो घुमाने के लिए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो सब रहते हैं। वो नोट्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो मैं मैसेज पे आपको दूंगा। ठीक है जी। तो ये आ गया सी। तो इस इक्वेशन को हमने सी की वैल्यू निकालने के बाद वी स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। अब सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट बचता है, तो मैंने देखा v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर को मैं बाहर लूँगा और स्क्वायर रूट लेने के बाद यही चीज़ हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया आपका v का फॉर्मूला। वेलोसिटी आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले में टाइप का फ़र्क है। इस वाले में टाइम नहीं आता है, इस वाले में टाइम आता है। तो अगर आपको टाइम पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, नहीं टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में चाहिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी के दो फॉर्मूले आ चुके हैं। अब ये बात शुरू कहां से हुई थी? वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का अगर मुझे ग्राफ शो करना है तो मुझे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन चाहिए था, क्योंकि ये रिलेशन तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का था। मेरा इक्वेशन निकल चुका है। अगर मैं इसी इक्वेशन को देखूं तो मुझे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में देखिए आप क्या मिलेगा। अगर मैं सबको इसको कैंसिल करके इसको इस साइड ले जाऊं तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। ए मतलब कैपिटल है जो हम लेके चल रहे हैं, सॉरी। क्लियर है? तो आप यहां देख सकते हैं जो इक्वेशन बन रही है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो इक्वेशन बन रही है एलिप्स की। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू सम 1। ओमेगा ए स्क्वायर को भी नीचे ले जाते हैं। ये एलिप्स की इक्वेशन है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, वेलोसिटी वर्सेस वाई का ग्राफ बताइए। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा इट इज एन एलिप्स। अब इस एलिप्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आप अगर पूरा लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं और होमवर्क के लिए मैंने इसकी इक्वेशन ऑलरेडी बना के रखी हुई है, अब आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से ए और बी निकाल के इसके कोऑर्डिनेट मुझे मैसेज करके बताना है। क्लियर है? तो अभी तक हमने इसका मैथमेटिकल पार्ट बेसिक से शुरू किया, डिटेलिंग से स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स कवर किए और फिर उसके मैथमेटिकल पार्ट पे आ गए हैं। अब जो बात आती है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करके मुझे ले जाना है एक्सेलरेशन तक। तो मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन तक ले जाता हूं, जिससे कि मुझे एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी मिल जाए। तो मुझे v क्या मिला था, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मुझे v मिल गया है। v से अब मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो अब मैं एक्सेलरेशन के लिए क्या करूं, कैसे निकालेंगे v से एक्सेलरेशन? सिंपली अगर आप बोलेंगे कि इसको t से आप डिफरेंशिएट कर दो, t से डिफरेंशिएट हो जाएगा, दैट इज नॉट एन इशू। तो t से जैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप उसको dv बाई dt आएगा, लेकिन इस साइड में t का कोई फंक्शन नहीं है, तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ठीक है? तो यहां पर वेलोसिटी का आपका इक्वेशन आ गया है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एक्सेलरेशन की अभी बाद में बात करते हैं, इसमें थोड़ी डिटेलिंग रह गई है। x इक्वल टू 0 पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, विच इज इक्वल टू ओमेगा ए। ऑफ कोर्स प्लस माइनस में आएगी क्योंकि एक साइड एक एक्सट्रीम पोजीशन है, दूसरी साइड दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, डायरेक्शन डिफरेंट रहेंगे, लेकिन x इक्वल टू 0, सॉरी प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये मेन पोजीशन पे होने वाला है। वेलोसिटी हमेशा मेन पोजीशन पे ही मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे ये 0 होती है, यहां पर मैक्सिमम, और इनके बीच में कहीं पर भी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास है, एक्सेलरेशन का भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास है यहाँ पर। और एक्सेलरेशन जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका मैथमेटिकल ग्राउंड तैयार। अब यहाँ पर जी एडवांस और कुछ हाई क्लास न्यूमेरिकल जो जी मेन में आते हैं, जो टॉपर्स में 150 का अगर आपको स्कोर करना है, 25 क्वेश्चंस हैं आपके पास, हर क्वेश्चन में आपको अगर स्कोर करना है, आप चाहते हैं कि मुझसे 25 नहीं तो 20 से प्लस न्यूमेरिकल करेक्ट जाए, तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल बनते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, उनको क्रैक करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ सिंपल पेंडुलम में या स्प्रिंग में, इन सब में ही नहीं होता है। ये मोशन कई जगह डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट कई बार वोल्टेज जो होता है वो रोल प्रोड्यूस करता है। कैपेसिटर में अगर आप देखेंगे, वोल्टेज प्लेज द रोल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज़ नॉट इन मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट, इस मोशन में डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में है। बाकी ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होते हैं, जैसे कैपेसिटर में है, साउंड वेव्स में है। साउंड वेव्स में जो हम ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे उसमें है, कैपेसिटर में वोल्टेज डूइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन ऑर्गन पाइप में प्रेशर इज डूइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये डिफरेंट टाइप के डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आएंगे। सेकंड जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, फोर्स। ज़रूरी नहीं है, फोर्स कई फॉर्म में हो सकती है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकती है। जिस रीस्टोरिंग फोर्स की हमने बात की कि एसएचएम होने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकती है। आई होप आज एसएचएम का जो बेसिक लेक्चर आपको किया है वो समझ में आ गया हो। जो भी इसमें जो भी पॉइंट नहीं आया हो वो मुझे बताइएगा, मैं उसको और अच्छे से आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए और मुझे बताते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बहुत लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको कोई सजेशन है या आपके मन के मुताबिक आप चाहते हैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाएं सर, तो मुझे वो लिख के दीजिए, मैं आपको ज़रूर बना के दूंगा वीडियो। हैंड रिटन नोट्स के लिए जो मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं, अगर वो आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं अपना नंबर भी छोड़ दूंगा व्हाट्सएप का, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।